हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेबल क्लास। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रस छंद अलंकार। आज आपकी इस वीडियो से 6 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें रस छंद अलंकार पढ़ने वाले हैं, सारे जो आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से रस छंद अलंकार पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस, उसके बाद हम पढ़ेंगे वीर रस, करुण रस, उसके बाद हास्य रस, फिर उसके बाद अलंकार पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, दोहा, सोरठा, चौपाई। ठीक है, ये हम सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रस छंद अलंकार पढ़ने वाले हैं। आज आपको इस वीडियो से बिल्कुल 6 नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, प्रत्येक जो रस छंद अलंकार होता है ये 2-2 नंबर पूछा जाता है, इस प्रकार से 6 नंबर। ठीक, तो देखिए हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। ठीक है, तो देखिए श्रृंगार रस का लक्षण क्या है। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। आपको क्या याद रखना है, जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव इन तीनों का सहयोग हो जाता है, विभाव अनुभाव संचारी भाव का सहयोग होता है, तो इसका देखिए स्थायी भाव क्या है, रति। तो रति नामक स्थायी भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है, ये इसका लक्षण हो जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या है, जैसे कि बदरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करे भोहनो हसे देन कहीं नटी जाए। देखिए इसका दूसरा उदाहरण, यदि आप इसको नहीं लिखना चाहते, आपको केवल बोर्ड एग्जाम में एक उदाहरण लिखना है, तो दूसरा उदाहरण देखिए क्या है, तेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक उदाहरण लिख देना है और आपको ये लक्षण लिख देना है। आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीर रस या श्रृंगार रस का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले लक्षण लिख देना है। इस प्रकार से हेडिंग डालेंगे यहाँ पर लक्षण और लक्षण लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे इसका एक उदाहरण। आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे वीर रस। तो देखिए वीर रस का लक्षण क्या हो जाता है, उत्साह नामक स्थायी भाव। देखिए किसी भी रस में आपको उसका स्थायी भाव लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इसका उत्साही भाव क्या है, उत्साह है। तो उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। आपने एक चीज नोटिस की है, ये सब चीज सब में जो है एक चीज कॉमन आ रही है, जैसे कि विभाव अनुभाव संचारी भाव। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, विभाव और संचारी भाव के सहयोग से। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। तो देखिए इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो बिल्कुल गाना है कि वतन वालों वतन ना बेच देना, शहीदों के कफन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। ठीक है, यदि आप इसको गाकर पढ़े कितना अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे दूसरा उदाहरण इसका, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, लेकिन उसमें जो उदाहरण होगा उसमें वीरता का परिचय होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से वहां पर कौन सा रस हो जाता है, वीर रस। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे करुण रस। तो देखिए करुण रस का लक्षण क्या है, देखिए जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का सहयोग होता है तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। आपको कुछ नहीं याद रखना, केवल एक परिभाषा याद रखनी है कि विभाव अनुभाव संचारी भाव के सहयोग से, बस आपको स्थायी भाव याद रख लेना सबका। जैसे कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। ठीक है, तो शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। केवल क्या चेंजिंग हो रही है इसमें, केवल जो स्थायी भाव है उसकी चेंजिंग हो रही है। सब में देखिए लगभग सेम सा आ रहा है कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के सहयोग से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका लक्षण हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका उदाहरण क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी फरसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया नहीं आया तुमने जगदीश। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उदाहरण हो जाता है। यदि आप इसको नहीं लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हैं, जैसे कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हास्य रस। ठीक है, तो देखिए रस का ये लास्ट बिल्कुल रस है, आपको केवल यही तैयार करने, इनमें से आपको आएगा। तो देखिए हास्य रस देखिए बहुत आसान है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। ठीक है, तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। ठीक है, उसके बाद किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वहां हास्य रस होता है। तो देखिए आपके यदि समझ में नहीं आया तो आपके अभी समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखिए क्या है उदाहरण, जैसे कि हाथी जैसी देह है, गेंडी जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो देखिए उदाहरण को पढ़ने के बाद में आपको हंसी आनी चाहिए, या तो रियल मोमेंट हो या उदाहरण हो, कुछ भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यदि इसको ठीक से पढ़ेंगे, हाथी के जैसी देह है यानी कि किसी व्यक्ति का हाथी के जैसा शरीर हो। ठीक है, हाथी के जैसी देह है, गेंडे जैसी चाल, चाल उसकी कैसी होनी चाहिए, गेंडे के जैसी। ठीक है, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, उसकी जो खोपड़ी होनी चाहिए बड़ी सी एकदम गोल तरबूज के जैसी, कि तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, गाल कैसे होना चाहिए, एकदम खरबूजे के जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर इस उदाहरण को आपको पढ़कर भी हंसी आ गई होगी। तो यहाँ पर कौन सा रस है, हास्य रस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है
कि किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर किसी व्यक्ति की तो बात चल रही है, कोई व्यक्ति यदि इस प्रकार का दिखे कि उसके हाथी के जैसा देह हो, तरबूजे जैसी खोपड़ी हो, इस प्रकार से, ठीक है, तो उसका जो विकृत रूप है, ठीक है, ये क्या है, किसी व्यक्ति का एक विकृत रूप ही तो है इस प्रकार से कि हाथी की जैसी देह, उसका जो है विकृत रूप हो, या उसका आकार, कितना बड़ा आकार हो उसका, ठीक है, उसकी वेशभूषा, उसकी जो पहनावा है उसकी वेशभूषा, ठीक है, उसका विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो विनोद का, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं विनोद यदि नहीं लिखना चाहते तो मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है वह कौन सा अलंकार होता है, वो कौन सा रस होता है, हास्य रस, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ का स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो देखिए हमने पहले अभी रस कंप्लीट करे हैं, अब पढ़ेंगे हम सारे अलंकार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी कि जहां पर किसी व्यंजन वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि आप उदाहरण से देखेंगे रघुपति राघव राजा राम, तो यहाँ पर रे वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ पर रे वर्ण की, ठीक है, शब्द की नहीं, वर्ण की, केवल जो वर्ण होता है रे, ठीक है, रे वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार है यहाँ पर, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर यदि इसको नहीं लिखना चाहते दूसरा देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यहाँ पर जो च वर्ण है, च वर्ण बार बार आवृत्ति हुई है इसकी, ठीक है, बार बार आया है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इसके यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे उपमा अलंकार। तो देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या है, जहां पर एक व्यक्ति की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से, जैसे कि रंग, रूप, आकार या धर्म के आधार पर की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं उदाहरण में, मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पर देखिए मुख की तुलना देखिए चंद्रमा से की जा रही है। मुख किसका है, किसी व्यक्ति का या स्त्री का, ठीक है। तो देखिए मुख की तुलना किसी दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु जैसे कि चंद्रमा से की जा रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, उपमा अलंकार, ठीक। यहाँ पर कह रहा है कि जहां पर किसी व्यक्ति कौन है, जैसे कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का मुख है, व्यक्ति की तुलना ही तो कर रहे हैं, मुख की तुलना चंद्रमा से, ठीक है, कि मुख चंद्रमा सा सुंदर है, और दूसरा लोक प्रसिद्ध वस्तु क्या है, यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है। दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु से, जैसे कि उसका रंग रूप आकार, तो उसके रंग रूप आकार ही तो देख रहे हैं, जब तो तुलना हो रही है कि रंग रूप आकार धर्म के आधार पर की जाती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद अब हम देखेंगे यमक अलंकार। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जहां पर एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है किंतु हर बार अर्थ भिन्न होता है, वह कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। कहने का मतलब है कोई एक शब्द होगा, ठीक है, कोई एक शब्द होगा, शब्द में और वर्ण में आप अंतर समझिए। ये जो होते हैं वर्ण होते हैं, जैसे कि क और न और क, ठीक है, ये क्या है, वर्ण। पीछे वाली परिभाषा में क्या था कि कोई भी वर्ण है उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि शब्द, जैसे कि कनक शब्द है, दूसरा कनक शब्द है, जैसे कि मादकता, ये क्या है, शब्द है, ठीक है। तो इस प्रकार से जहां पर किसी एक ही शब्द क्या है यहाँ पर, जैसे कि कनक है, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार है, यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया, जैसे कि यहाँ पर दो या दो से अधिक बार आता है किंतु अर्थ उसका भिन्न होता है। लेकिन जो इसके कनक शब्द के जो अर्थ है ना वो भिन्न भिन्न होने चाहिए, ठीक है, अर्थ भी बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए, भिन्न भिन्न होने चाहिए, तब वहां पर कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। तो देखिए इस प्रकार से उदाहरण है, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो ये कनक शब्द है ना, पहले कनक शब्द का अर्थ है या खाए बोराए, यदि किसी चीज को खाएंगे तो उसको खाकर बोराए जाएंगे। तो खाकर किस चीज को बोराएंगे, धतूरे को। यदि इंसान धतूरे को खा ले तो वो बोराए जाएगा। और उसके बाद देखिए दूसरे कनक शब्द का अर्थ है कि वा पाए बोराए जग, यदि कोई किसी व्यक्ति को कोई ऐसी चीज मिल जाए जो जिससे कि वो बोराए जाए, क्या, पैसा या सोना, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि दूसरे कनक शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, किस चीज से होगा, पैसे से या सोने से, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले कनक शब्द का अर्थ धतूरे से और दूसरे कनक शब्द का अर्थ सोना से होगा, ठीक है, सोना चांदी जो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ दो निकल रहे हैं, ठीक है, किसी को खाकर पागल हो रहा है तो किसी को पाकर पागल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है, देखिए कि जहां एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं वहां श्लेष अलंकार होता है। मतलब कहने का यह है कोई शब्द एक होगा, उसके अर्थ दो निकलेंगे, दो या दो से अधिक निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंतर को समझिए। पीछे वाले में क्या कह रहा था कि एक ही शब्द है लेकिन एक ही शब्द के दो या दो से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक बार आता है, अंतर को समझिए। कोई एक शब्द है दो या दो से अधिक बार आता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि जहां एक शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, मतलब कोई शब्द एक होगा उसके अर्थ दो या दो से अधिक प्रकट होंगे। कहने का मतलब जैसे कि यहाँ पर पानी शब्द है, यहाँ पर देखिए पानी शब्द है,
क्या है, एक शब्द है, ठीक है, उसके अर्थ कितने निकलेंगे, अर्थ 2 या 2 से अधिक प्रकट होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर रही मन पानी राखी बिन पानी सब सोन, पानी गए न उरे मोती मानस चोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो पानी शब्द है ना, ये वाला जो पानी शब्द है, पहले पानी शब्द का अर्थ जो है वो मोती से है, ठीक है, मोती जैसे कि मोती की चमक होती है, ठीक। उसके बाद दूसरे मोती शब्द का अर्थ है चून से, ठीक है, जो आटा होता है, जो आटे वो पानी डालते हैं चून में, तो उसका उससे संबंध है। दूसरे पानी शब्द का संबंध किससे है, चून से, और पहले का संबंध है मोती से। मोती की क्या होती है, चमक, बिना चमक के मोती बेकार है, और बिना पानी के जो चून भी बेकार है, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 के अर्थ यहाँ पर प्रकट हो रहे हैं। तो यहाँ पर यही तो लिखा है, जहाँ पर एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, तो पानी के अर्थ जो है दोनों से प्रकट हो रहे हैं, ठीक है, पहले का मोती से और दूसरे का चूने से, ठीक है। जब तक इन दोनों से अर्थ नहीं होगा, जब तक वो बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हो गया। अब हम पढ़ेंगे दोहा, सोरठा और चौपाई। अब तक आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो चुके हैं। आपने पढ़ा है रस और उसके बाद अलंकार, ठीक। अब हम पढ़ेंगे छंद। छंद में दोहा छंद, सोरठा छंद और चौपाई छंद, ठीक। तो देखिए अब तक आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, 2 नंबर आपके छंद से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे दोहा छंद क्या है, कि यह एक अर्थसमांतरिक छंद है। यह क्या है, एक अर्थसमांतरिक छंद, ठीक। उसके बाद इसमें 4 चरण होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका पहला चरण, ये इसका दूसरा चरण, ये इसका तीसरा चरण और ये चौथा, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, अभी हम मात्रा लगाकर दिखाएंगे। और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है, इसमें तुक भी मिलती है, ठीक है। तो देखिए मात्राएं कैसे लगाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये होता है गुरु और ये होता है लघु, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये इस प्रकार से बनता है, ठीक। ये गुरु, ये लघु, इसमें 2 मात्राएं होती हैं गुरु में, और इसमें 1 मात्रा होती है, ठीक है। ये कैसे लगते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर कोई बड़ है सिंगल, जैसे कि मैं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर लघु आएगा। यदि इसमें एक ही मात्रा आ जाए, ठीक है, तब क्या आएगा, यहाँ पर गुरु आ जाएगा, ठीक है। यदि छोटी की मात्रा आ जाए इस प्रकार से मी, ठीक है, तब क्या आएगा, गुरु आना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर लघु आएगा। जब भी मात्रा कोई छोटी की चढ़ती है तब जो है लघु ही आएगा, ठीक है। यदि मात्रा कोई बड़ी की चढ़ती है तब क्या आएगा, तो गुरु आएगा। ऐसी ऊ की मात्रा का सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा तू, ठीक है, तो यहाँ पर मात्रा आ जाएगी लघु, ठीक। और यदि मात्रा ये ऊ की, बड़े ऊ की लगती है तब आएगा गुरु, ठीक है। तो इस प्रकार से बेसिक समझ लीजिए। यदि कोई वर्ण आधा आ जाता है, जैसे कि अधश्याम है, ठीक है, यहाँ पर अधस्य वर्ण आया है और स्टार्टिंग में ही आ जाता है, तब इसकी कोई मात्रा नहीं होती। यदि यही वर्ण बीच में आ जाता है, जैसे कि वक्ता आ जाए, ठीक है, तो वक्ते में जैसे अधक है तो बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर इसकी भी मात्रा आएगी। यदि यही स्टार्टिंग में आता अधक है, ठीक है, तो इसकी मात्रा नहीं आती। तो इस थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए। अब हम मात्रा लगाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं, तो यहाँ पर आएगा गुरु, फिर यहाँ पर भी गुरु, ठीक। उसके बाद लघु लघु, फिर गुरु गुरु, लघु गुरु, ठीक है। फिर यहाँ पर भी गुरु गुरु और लघु, यहाँ पर नाम है क्या आएगा, गुरु, और फिर लघु, फिर यहाँ पर भी लघु, जैसे की मात्रा यहाँ पर छोटी की आई है, ठीक है। तो इस प्रकार से लघु। तो यहाँ पर सो, यहाँ पर जो मात्रा ऐसी ओ की मात्रा का सिस्टम है, ठीक है, ए ओ, तो यहाँ वहाँ पर भी क्या आएगा, तो गुरु ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि मात्रा यदि छोटी ई है तब आएगा लघु, ठीक है। यदि मात्रा बड़ी ई, यदि ये इस प्रकार से होता बड़ी ई, तब आता गुरु, ठीक है। इस प्रकार से अभी हम लगा कर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जाम है, गुरु आएगा, यहाँ पर ये लघु लघु, फिर गुरु, यहाँ पर आएगा गुरु, फिर आएगा यहाँ पर देखिए गुरु आएगा, जैसा कि हमने बताया था बड़ी की मात्रा आई है तो यहाँ पर गुरु गुरु आएगा, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर लघु और यहाँ पर गुरु, डबल ए की मात्रा, जब भी ए या ओ आ जाता है तो गुरु ही आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आधा से आया है तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पर या की आएगी ओनली, तो गुरु और लघु, ठीक। उसके बाद में है यहाँ पर लघु, और जैसे कि ई की मात्रा छोटी की आई है रै पर, तो इस प्रकार से लघु और लघु, ठीक। तो इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर दोनों में छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर क्या आएगा, लघु लघु, ठीक। उसके बाद जैसे कि हो, यहाँ पर गुरु और ई की मात्रा है और ई छोटी है, यहाँ पर क्या आएगा, लघु, ठीक है। अब हम मात्राओं को थोड़ा काउंट करके देख लेते हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि पहले और तीसरे चरण में कितनी 13-13 मात्राएं होनी चाहिए। तो देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर पहला चरण ये है और इसका तीसरा चरण देखिए ये, और इसमें कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 13-13 होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अब इसमें भी काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11। ठीक है, तो देखिए इसमें 11 11 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी 13 13 मात्राएं होनी चाहिए, और दूसरे और चौथे चरण में कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होनी चाहिए, 11 11 होना चाहिए। ठीक है, इसमें और इन दोनों में कितनी 13 13 मात्राएं, और इन दोनों में कितनी होनी चाहिए, 11 11 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है कि यह अर्धसमात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4, और पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, तो दूसरे और चौथे चरण में 11 11 मात्रा होती है, और इसमें तुक भी मिलती है। तुक कैसे, जैसे कि यहाँ पर मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, और जा तन की छाई परे श्याम हरित दूती हुई। तो यहाँ पर सोई और होई, ठीक है, बिल्कुल तुक मिल रही है। और यहाँ पर जो वर्ण है ना, जो इसके लघु गुरु हैं, वो भी देखिए यहाँ पर गुरु लघु, यहाँ पर गुरु लघु, इस प्रकार से तुक भी मिल जाते हैं। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर सोरठा छंद। तो देखिए सोरठा भी बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है, कुछ चेंजिंग नहीं करनी, बस इसका उल्टा कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर जतन नहीं है, ये जातन है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, इसको जातन। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जा और तन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि सोरठा अर्धसमात्रिक छंद है, दोहा भी अर्धसमात्रिक छंद है, और सोरठा भी। पहले यानी कि इसमें भी 4 चरण होते हैं, बिल्कुल सेम वही 4 चरण होंगे, पहले और तीसरे चरण में 11 11। उसमें क्या था कि पहले और तीसरे चरण में 13 13 मात्राएं, इसमें क्या है बिल्कुल उल्टा कर दीजिए उसका, 11 11 मात्राएं। दूसरे और चौथे चरण में 13 13, बिल्कुल उसका उल्टा कर दिया है हमने। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तीसरे में 13 13 और दूसरे चौथे में 11 11। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले तीसरे में 11 11 और दूसरे चौथे में 13 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, यह दोहे का उल्टा होता है, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है। इसमें मात्रा आप खुद लगाइए, बस हम उदाहरण समझा देते हैं। जैसे कि राधा नागरी सोई मेरी भव बाधा हरो, उल्टा कर दिया बिल्कुल। ये पंक्ति हमारी पहले इधर थी, जैसे कि मेरी भव बाधा हरो, उसके बाद था राधा नागरी सोई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रूफ के साथ में, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी साई जातन की झाई पड़े श्याम हरत दूती हुई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राधा नागरी सोई, पहले उसको ही ले लिया, उसके बाद मेरी भव बाधा हरो श्याम हरत दूती हुई जातन की झाई पड़े। तो देखिए मात्रा आप लगा सकते हैं यहाँ से देख के, बिल्कुल सेम वही उदाहरण है, बस इसका क्या क्या उल्टा किया है। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे चौपाई छंद। तो यह एक सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। इसके अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। तो देखिए अभी तक आपके समझ में नहीं आया, लेकिन अभी आ जाएगा। पहला नियम क्या कह रहा कि प्रत्येक चरण में पहली बात तो 16 मात्राएं होनी चाहिए। ठीक है, प्रत्येक चरण में, यानी कि इसमें कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं, और चारों में कितनी कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है एक सम्मात्रिक छंद है, लेकिन जो दोहा सोरठा था वो अर्धसम्मात्रिक छंद था, और ये कैसा है, एक सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, उनमें भी 4 चरण थे, इसमें भी 4 चरण है, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। उसमें जो है पहले तीसरे में 13 13 या 11 11 थी, लेकिन इसमें क्या है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो जाती हैं। तो हम मात्राएं लगाकर दिखाते हैं। यहाँ पर आएगा देखिए लघु, फिर आएगा लघु। ठीक है, यहाँ पर लघु लघु, यहाँ पर लघु गुरु, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा लघु लघु नहीं गुरु। ठीक है, उसके बाद लघु और लघु। ठीक, उसके बाद गुरु गुरु। तो इस प्रकार से हम सारी मात्राओं को लगा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब देखेंगे, ठीक है, काउंट करके, तो देखिए यहाँ पर गुरु गुरु, यहाँ पर गुरु लघु गुरु लघु लघु। ठीक है, फिर यहाँ पर लघु लघु लघु, सारे में लघु आएगा, यहाँ पर भी लघु लघु लघु, यहाँ पर भी लघु लघु, यहाँ पर गुरु गुरु। ठीक, उसके बाद वे लघु, फिर गुरु गुरु। तो देखिए यहाँ पर एक वर्ण आया है वक्ता। ठीक है, आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा कि पीछे आया था अगर श्याम। ठीक है, आधा सह जो है स्टार्टिंग में आ जाए तो इसकी कोई मात्रा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर आधा क है ना, यहाँ पर बीच में आया है तो इसकी मात्रा आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, लघु फिर लघु, आधा क की लघु। ठीक, उसके बाद में बचा ता। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो यदि इसको थोड़ा ऐसे लिख दें, वह आधा क तय और। ठीक है, इसकी लगाइए, तो यहाँ पर आएगा लघु, फिर लघु आधा क की, फिर उसके बाद में ता की गुरु। ठीक है, तो लघु लघु गुरु आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लघु लघु गुरु। ठीक, उसके बाद लघु लघु, फिर गुरु गुरु। यदि हम सारे की मात्राओं को काउंट करके देखें तो 16 आएंगी। तो देखिए इसको कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक चरण में कितनी हो जाती है, 16 मात्राएं हो जाती है। यहाँ का आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आपके रसछंद अलंकार बिल्कुल 6 नंबर पक्के हो चुके हैं। और आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो आपको प्ले स्टोर
स्टोर से स्टेबल क्लास ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। और वहां पर ये वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट्स वहां पर हमारे बैच में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसे लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।